सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 दिसंबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद पोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन में तख्ता पलट, यूएई बैक्ड एसटीसी का साउथ यमन पर कब्जा। यमन में यूएई ने दिया सऊदी को झटका, एमबीएस की दोस्त हुकूमत भागी, यूएई ने जमाया दबदबा। सूडान की जंग में आया बड़ा मोड़, आरएसएफ ने मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड कब्जाई। साउथ गजा में मिस्र की टीम पर इजरायली टैंक ने की फायरिंग, मदद ले जा रही थी इजिप्ट की टीम। गजा के लिए बन रही इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यूरोप का अहम मुल्क भी होने जा रहा शामिल। अब तक मुस्लिम ममालिक के शामिल होने का ही था प्लान। ईरान के साबिक मिनिस्टर ने दोहा में खड़े होकर पूछा, हमने फिलिस्तीन के लिए कुर्बानियां दी, अरब मुल्कों ने क्या किया। और जापान में आया 7.6 शिद्दत का हैवी जलजला, 90,000 लोग घर छोड़कर भागे। सबसे बड़ी खबर से करते हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। यमन में तख्ता पलट जैसी सूरत बन गई है। दोस्तों, यमन में वो हो गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यूएई बैक्ड साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी कि एसटीसी ने पूरा साउथ यमन अपने कब्जे में ले लिया है। 8 सूबे अब एसटीसी के कंट्रोल में है। मतलब तर्ज ये है कि साउथ एक अलग मुल्क का दावा भी कर सकता है। यूएई के दोस्तों ने पूरा साउथ अपने हाथ में ले लिया। यूएई के दोस्त मतलब एसटीसी, जिन्हें यूएई से ही, दुबई से ही मदद मिल रही थी। सऊदी अरब को इस मामले में सीधी मात मिल गई है। सऊदी अरब की हिमायत वाली हुकूमत जो अब तक यमन के अदन से राज करती थी, वो सब कुछ गंवा चुकी है। अब यमन का एक और बंटवारा भी हो सकता है हौथीज के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अरब मुल्क यूएई ने दूसरे अरब, सबसे बड़े अरब मुल्क यूं कहिए कि यानी सऊदी अरब का पत्ता साफ कर दिया यमन में। ये पूरा खेल सऊदी अरब के लिए सीधा झटका है। दोस्तों, पिछले हफ्ते हदरमौत जो तेल के ज़ख़ीरे वाला इलाका है, वहाँ एसटीसी के 10,000 जवान घुस आए। उसके बाद मारहा पर भी उनका कब्जा हो गया। याद कीजिए, 2 दिन पहले हमने इस मुतालिक आपको खबर दिखाई थी कि उनके प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं यमन के। इधर यूएई के दोस्त अपना झंडा फहरा रहे थे, उधर सऊदी अरब की फोर्सेस को अदन के प्रेसिडेंट के पैलेस से महल से और एयरपोर्ट से चुपचाप निकलना पड़ा, तुम दबाकर। यह साफ इशारा है कि यूनाइटेड नेशन ने जिस गवर्नमेंट को तस्लीम किया, रिकॉग्नाइज किया, जिसे सऊदी अरब भी सपोर्ट करता था, वो मैदान छोड़ चुकी है। ओमान ने भी अपनी पहले सरहद बंद कर दी थी जो यमन से मिलती है, और एसटीसी से कहा था कि अपना झंडा हटाओ, लेकिन हालात देखकर उसे भी पीछे हटना पड़ा। कौन किसी से टकराव ले। फिलहाल यूएई के इन बागी दोस्तों ने साउथ यमन की सबसे बड़ी ऑयल फैसिलिटी पर कब्जा जमा लिया है, और यूएई भी अब उनसे अपने सपोर्ट की कीमत तो वसूलेगा ही। अब एक और सवाल है जो काफी बड़ा है, क्या एसटीसी सीधे आज़ादी का ऐलान कर देगा, एक अलग मुल्क और बन जाएगा? इसका मौका तो है, लेकिन रिस्क भी है। दुनिया में ऐसे कदम कई बार उल्टे भी पड़े हैं, जैसे वेस्टर्न सहारा के साथ हुआ था। इसीलिए एसटीसी शायद बीच का रास्ता ले और इंडिपेंडेंस पर, आज़ादी पर रेफरेंडम की बात करे, रायशुमारी करे। आखिर में फैसला फिर भी यूएई के हाथ में ही है, क्योंकि असल ताकत वही है। 2015 से जब से हूथीज सना पर काबिज हुए, तब से साउथ यमन में एक अजीब सी साझेदारी चल रही थी। सऊदी का सहारा लिए इस्लाह पार्टी और यूएई के सहारे चलने वाला एसटीसी दोनों साथ थे। लेकिन अब वो गठजोड़ टूट गया है और साउथ यमन एक बार फिर 2 हिस्सों में बंटने की कगार पर खड़ा है। देखिए आगे क्या होता है। बिना लाग लपेट हा हा हू करे मैंने आपको एक अहम खबर सारी डिटेल्स के साथ देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये खबर अब डेवलप होगी। हो सकता है हम इस पर एक स्पेशल प्रोग्राम बनाएं जब कुछ और की डेवलपमेंट सामने आ जाएंगे। तो दूसरी बड़ी खबर मिडिल ईस्ट के ज़रा बाहर की है, बल्कि ज़्यादा बाहर की है। जापान के नॉर्थ ईस्ट में 7.6 मैग्नीट्यूड का 7.6 मैग्नीट्यूड का ज़ोरदार भूकंप आया है, जिसके बाद 90,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। जापान के शुमाली इलाके में पीर की रात, मंडे की रात 7.6 मैग्नीट्यूड का सख्त ज़लज़ला आया, जिसके बाद लोगों में खौफ फैल गया और हज़ारों लोग घरों से बाहर निकल आए। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने सिर्फ कुछ मिनटों में अलर्ट जारी करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर, यानी नॉर्थ ईस्ट साहिल पर
3 मीटर की ऊंचाई तक की सुनामी टकरा सकती है। इसी अलर्ट के बाद करीब 90,000 लोगों को फौरन इवैक्यूएट करने के ऑर्डर जारी किए गए जो इन इलाकों में रहते थे जहां पर सुनामी आ सकती थी। लोकल अथॉरिटीज़ ने लाउड स्पीकर और इमरजेंसी की मदद से लोगों को ऊंचे और महफूज इलाकों की तरफ भेजना शुरू किया ऐलान कर करके। कई घंटे बाद एजेंसी ने सुनामी वार्निंग को एडवाइजरी में डाउनग्रेड कर दिया, लेकिन लोगों को अभी भी समुद्री इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी गई है क्योंकि आफ्टर शॉक्स जो आते हैं ना, भूकंप के ज़लज़ले के बाद झटके, उनके आने का भी इम्कान है। एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ला रात 11:15 पर आया जापान के टाइम के मुताबिक। नॉर्थ ईस्ट साहिल के पास डीप सी रीजन में ये ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रीजन में सेस्मिक एक्टिविटी यानी ज़मीन के अंदर की हलचल बढ़ी हुई है और आने वाले दिनों में छोटे बड़े झटके और महसूस हो सकते हैं। जापान में वैसे भी ज़लज़ले बहुत आते हैं। फिलहाल रिलीफ टीमें मुतासिर इलाकों में भेज दी गई हैं और नुकसान का जायज़ा लिया जा रहा है। सूडान में एक और बड़ा इलाका हाथ से गया। आरएसएफ ने मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड हिमलिक को अपने कब्जे में ले लिया है। सूडान के अंदर चल रही जंग में या खाना जंगी में मंडे को बागी आरएसएफ ने सरकार को एक और झटका दे दिया। हिमलिक ऑयल फील्ड जो सूडान का सबसे बड़ा तेल ज़ख़ीरा है और साउथ सूडान के तेल एक्सपोर्ट का मेन प्रोसेसिंग हब भी है, अब आरएसएफ के कंट्रोल में है, आरएसएफ या कब्जे में है। आरएसएफ ने दावा किया है कि उसने पूरा हिमलिक अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ घंटे बाद सरकारी एसएएफ यानी सूडानीज आर्म फोर्सेस ने भी मान लिया कि उनकी फोर्सेस ने वहाँ से वापसी कर ली है। यूँ कहिए कि भाग गई है उनकी फोर्सेस वहाँ से। ये कब्ज़ा इसलिए बड़ा है क्योंकि पिछले महीने आरएसएफ ने पूरे दारफुर रीजन पर कंट्रोल कर लिया था और अब वो ईस्ट और साउथ की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। तेल बीच में आया तो लड़ाई और तेज़ होनी ही थी और अब हिमलिक आरएसएफ के हाथ में जाने का मतलब है सूडान की जंग का नक्शा एक बार फिर बदल गया है। आरएसएफ का अपर हैंड है। गजा की तरफ चलते हैं। इजिप्ट की एयर सिक्योरिटी टीम पर इजरायली टैंक ने फायर कर दिया। साउथ गजा की वो रात बहुत भारी थी जब ये इंसिडेंट हुआ, जब इजिप्ट की एयर सिक्योरिटी टीम जो कि मदद के सामानों की हिफाजत करती है, उसका एक मेंबर ज़ख्मी हो गया क्योंकि उसके ऊपर उस रात इसराइली टैंक ने सीधा फायर खोल दिया। उस वक्त मिस्र के लोग तकरीबन मदद के सामानों से भरे 70 ट्रक्स को एस्कॉर्ट कर रहे थे। अल अज़बा एरिया जो कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर का कोस्टल साइड है, वहीं पर इसराइली फायरिंग सबसे ज़्यादा हुई। गोलियों की बारिश, ऊपर से टैंक्स के भारी गोले, लेकिन इसके बावजूद हर ट्रक आखिर तक पहुंचाया गया। ऐसे लगता है इस फायरिंग के ज़रिए इसराइल ये कोशिश कर रहा था कि या तो कोई मदद लूट ले या मदद गजा ना पहुंचे। मिस्र की टीम ने कहा फायरिंग इतनी इंटेंस थी कि कुछ पल के लिए लगा कि कॉन्वॉय रुक जाएगा मदद का, लेकिन लाइन टूटी नहीं और पूरी एयर डिलीवरी आखिर में सेफ हो गई और गजा को पहुंचा दी गई। ये इतवार की रात का वाकया है। गजा में बनने वाली इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आईएसएफ, इसको लेकर इटली अपनी फौज भेजने पर सीरियस माथापच्ची कर रहा है, अपने लोगों से डिबेट कर रहा है। क्या करेंगे, भेजें ना भेजें? अगर इटली हाँ कह देता है तो वो आईएसएफ में कूदने वाला पहला यूरोपियन मुल्क बन जाएगा। अब तक सिर्फ मुस्लिम और अरब ममालिक को इसमें इनवाइट किया गया है। पिछले कुछ दिनों से सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में आईएसएफ का पूरा मैंडेट, कमांड चेन और रूल्स ऑफ इंगेजमेंट फाइनल करने पर मीटिंग्स चल रही हैं। इन्हें फाइनल रूल्स के बाद तय होगा कि कौन सा मुल्क अपने फौजी गजा के लिए भेजेगा। गजा सीज़फायर के सेकंड फेज में आईएसएफ की तैनाती तय मानी जा रही है। गजा में फिर इसराइली ड्रोन्स ने बमबारी की और 2 लोग मारे गए, कई जख्मी हुए और ये सब उस लाइन के पार हुआ जिसे येलो लाइन कहते हैं। इस तरफ आईडीएफ थी जबकि उस तरफ लोग मारे गए। कोई इधर आ भी नहीं रहा था, तब भी आईडीएफ के ड्रोन ने बम गिरा दिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें एक बूढ़ी खातून मारी गई। वो क्या कर सकती थी, वो क्या कर रही थी, किस पर हमला कर रही थी? इतने कमज़ोर लपूझन्ने फौजी हैं इसराइल के कि वो औरत उन पे हमला करेगी और वो उनके ड्रोन बम गिरा देंगे। 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। लगातार हल्की फुल्की बमबारी जारी है। लोगों का शहीद होना सबसे बड़ी खबर है, वो नहीं होना चाहिए। जख्मी हो गए अलग बात है, लेकिन खून फिर भी बह रहा है।
Iran paid heavy price for supporting proxies Palestinians, ex-FM Zarif says at Doha Forum. दोहा फोरम जो हुई थी उसमें काफ़ी अच्छे और बड़े बयान निकल कर आए। ईरान के एक्स यानी कि साबिक जो फॉरेन मिनिस्टर थे और अभी पेज़ेश्कियान के साथ ही थे ज़रीफ, उन्होंने दोहा फोरम में कहा कि ईरान ने फ़लस्तीनियों और अपने जो प्रॉक्सीज़ जिन्हें कहते हैं हूथी, हिज़्बुल्लाह, इनका सपोर्ट करने की भारी कीमत चुकाई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रह चुके मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने फ़लस्तीनियों के लिए अरब के सपोर्ट्स पर सवाल उठाया और कहा कि इलाके में ईरान को बदनाम किया गया बेवजह। कहा गया कि इसराइल ही इस पूरे इलाके की मुश्किल है, लेकिन लोग समझते हैं कि ईरान मुश्किल है, जबकि ईरान से दोस्ती करके सभी को फ़ायदा होगा, ईरान को भी फ़ायदा होगा। कहा गया उनके बयान में कि हमने भारी कीमत चुकाई। पिछले 45 सालों में हमारे किसी भी जो ये जितने भी मुल्क हैं पड़ोसी, इन्होंने हमारे हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक भी गोली नहीं चलाई। वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं और ईरान इनकी कीमत चुका रहा है। हम अपने अरब दोस्तों से नाराज़ हैं क्योंकि हमने अरबों के मौक़िफ़ का अरबों से ज़्यादा समर्थन किया, सपोर्ट किया, और हमें ही जो है इल्ज़ाम दिए जाते रहे, हमें ही मुजरिम बताया जाता रहा। हम पूछते हैं कि उन्होंने फ़लस्तीन के लिए क्या किया? हमने तो कुर्बानियाँ दी, दुनिया ने देखी, दुनिया ने दर्ज की। मोहम्मद ज़रीफ ने कहकर कहीं ना कहीं अरब मुल्कों को आईना दिखाने की तो कोशिश की है, लेकिन इसमें भी कई बातें की जाती हैं। हालांकि ज़रीफ बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली शख्सियत नहीं है ईरान में। कुछ तो उन्हें गद्दार और कुछ उन्हें जासूस न जाने क्या क्या कहते हैं। कुछ मेरे ईरानी दोस्तों से भी बात होती है और बाकी ख़बरों में भी हम पढ़ते रहे। खैर, गज़ा 24 लाइव इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। सीरिया ने 8 दिसंबर 2025 को अपनी आज़ादी का 1 साल पूरा कर लिया। ये आज़ादी वो आज़ादी है जो बशर अल असद के ख़ानदान की हुकूमत से मिली है। करीबन 5 दशकों तक चली वो हुकूमत, जिसमें ज़बरदस्त तरीके से जुल्म हुए और मतलब लाखों लाख, मतलब 85 लाख लोग अपना मुल्क छोड़कर भागने पर मजबूर हुए, ख़ास तौर से बशर की हुकूमत में। उस हुकूमत के ख़ात्मे पर जो जश्न मनाया गया, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये चौराहा पूरा भरा हुआ है और इसके हर तरफ जहाँ तक सड़क जा रही है, लाखों लोग आए हैं इस जश्न में शामिल होने के लिए सीरिया की दारुल हुकूमत दमिश्क में। तो ये एनिवर्सरी पहली मनाई गई। कहा गया टायरेंट बशर अल असद, जालिम बशर अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे की पहली एनिवर्सरी पर इस तरीके से भीड़ जमा हुई है। गज़ा की ख़बरें देने वाले गज़ा फॉर लाइव ने ये वीडियो शेयर करते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए और कहा कि हम एक दिन ऐसी खुशी अल-अक़सा मस्जिद में भी मनाएंगे। लेकिन लेबनान में भी ये बशर अल असद के बाद जो अलशरा हैं, अलशरा के साथी भी बड़े इब्लीस किस्म के हैं। ये लोग जो हैं वो लेबनान की सरहद की तरफ भी घुस गए जश्न मनाने लेबनानी इलाकों में। वहाँ लेबनानी सवाल उठाने लगे कि नवाब सलाम बोल क्यों नहीं रहे, मुँह में दही जम गया है क्या? फिर जब लेबनान के अंदर सिदोन वगैरह में जो है जश्न मनाया जाने लगा, कुछ गड़बड़ की जाने लगी, नारेबाजी होने लगी, तो वहाँ पर पुलिस आई, कुछ सीरियन सपोर्टर्स को पकड़ा। वहाँ भी कुछ रिफ्यूजीज रहते हैं, सीरिया और लेबनान की सरहदें मिली हुई हैं, तो लेबनीज़ आर्मी आई, उन्होंने कुछ लोगों को इनमें से अरेस्ट किया और 1-2 के 2 मारते हुए हमने भी देखा। खैर, सऊदी अरब की लीडरशिप मोहम्मद बिन सलमान ने और किंग सलमान ने अहमद अलशरा को उनकी इस पहली सालगिरह पर सीरिया की आज़ादी के, सीरिया की लिबरेशन डे की पहली एनिवर्सरी पर मुबारकबाद दी और कहा कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हमेशा आपके साथ दोस्त की तरह बर्ताव करता रहेगा और जो ज़रूरत होगी हम कोशिश करेंगे उसको पूरा कर सकें। सीरिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो इजिप्ट और इराक़ के साथ बेहतर और मज़बूत रिश्ते बनाने के लिए काम करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हमें जो है और तरक्की करनी होगी और सुधार करने होंगे, इजिप्ट को भी, इराक़ को भी, और चाहेंगे हम कि हम तीनों मुल्क मिलकर कुछ बेहतर कर सकें और अपने अपने मुल्क के डेवलपमेंट के रास्तों को खोल सकें। कितने सीरियंस बशर अल असद के भागने के बाद अपने घरों को दौड़कर वापस सीरिया आ चुके हैं। इसका एक डेटा अल जज़ीरा ने दिया है कि लगभग 1.8 मिलियन डिस्प्लेस सीरियंस वापस लौटे हैं सीरिया में, यानी 18 लाख,
और 7,80,000 रिफ्यूजीज भी इनमें से घर लौटे हैं, इनके अलावा घर लौटे हैं। जबकि ये बताया गया कि लगभग ये जो 14 साल की लंबी खाना जंगी थी बशर अल असद के दौरे हुकूमत में, इसमें 6.8 मिलियन सीरियंस अपने घर बार छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। वो जुल्म उस वक्त बशर के दौर में हो रहा था। 68 लाख लोग भागे। इसके बाद खाना जंगी हुई और खाना जंगी में यही ग्रुप, ये फिर आईएसआईएस तो निकला यहीं से था। आईएसआईएस, अलकायदा, ये लोग उभरे, ये अपनी अपनी जंग लड़ने लगे, कुर्द अपने हिस्सों के लिए लड़ने लगे। आईएसआईएस ने एक बार फिर पूरा कब्जा कर लिया, फिर बशर ने उनसे लड़ा और रूस लड़ा, फिर वो किया, उन्हें समेटा। यही सब चलता। फिर ये जोलानी वाला, अहमद अल-शरा वाला गैंग आया, हयत तहरीर अल-शाम, तो ये सब चलता रहा। 6.8 मिलियन टोटल सीरियंस उस वक्त सीरिया छोड़कर भागे थे। अभी कुछ वापस आए। ये 6.8 जो है ना, ये 1/3 पॉपुलेशन है लगभग सीरिया की। तो इतने लोग छोड़कर चले गए थे। सऊदी अरब और कतर के बीच रिश्ते कुछ और ज़्यादा मजबूत होने जा रहे हैं और इन मजबूत रिश्तों को और ज़्यादा मजबूती देगी रेल की पटरी। एक हाई स्पीड ट्रेन दोनों मुल्कों के बीच चलने वाली है। अब दोहा से रियाद का जो सफ़र 785 किलोमीटर का है, वो इस ट्रेन के, इस हाई स्पीड ट्रेन के ज़रिए 2 घंटे में पूरा होगा। 785 किलोमीटर 2 घंटे में पूरा होगा। और इससे क्या होगा, वो लोग जो इन दो मुल्कों में जाकर जॉब देखते हैं या जॉब करना जाना चाहते हैं, वो जान लें 30,000 जॉब्स मिलने वाली हैं इस रेल प्रोजेक्ट से। 30,000 जॉब, और कई साल का प्रोजेक्ट होगा। तो ध्यान रखिए, इस न्यूज़ को गूगल करते रहिए, पढ़ते रहिए। जिन्हें दोहा जाना है, जिन्हें रियाद जाना है या सऊदी अरब के किसी भी शहर में जाके जॉब करनी है, मतलब ख़ास तौर से इस लाइन के एरिया में ही आ पाएंगे। याद रखिएगा, शहर नहीं मिलेंगे, सहरा मिलेगा, जंगल मिलेगा। हमने अलजूफ में और हफर अल बातिन में देखा है रेलवे लाइन कैसे बिछती थी। वहाँ एक बड़े से पत्थर पर लिखा हुआ था, इंडियंस ने, किसी इंडियन हमारे लोग थे, तो हमारा दोस्त वहाँ पर सर्वे करना जाता था और इंजीनियर साहब थे जो चीफ, वो भी हमारे मोहल्ले के थे। तो वहाँ एक पत्थर पे लिखा था, यहाँ टावर आता है, सिग्नल नहीं, यहाँ टावर आता है, लिखा हुआ था। और उसी पत्थर के पास जाकर लोग फ़ोन लेके अपना खड़ा होते थे। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है मेरे भाइयों। लाइन वहाँ भी बिछती है जहाँ सिग्नल कहीं कहीं आते हैं। रेत के ऊपर पत्थर वत्थर ये सब करके महीनों से बेला जाता है, बैलेंस किया जाता है कि फिर दबे ना हो, फिर पटरी बिछती है। लेकिन कमाल का एक्सपीरियंस होगा। हाँ, गर्मी भी होगी, जाड़ा भी होगा, खुले में होंगे, ध्यान रखिएगा। बता देता हूँ जो कुछ मुझे पता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।